जीएस जर्नी के सफ़र में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारी यात्रा भारत के संवैधानिक विकास से शुरू हुई है और संवैधानिक विकास में हम आज जिस पड़ाव पर पहुँचे हैं वह है पिट्स इंडिया एक्ट का। इससे पहले हमारे सफ़र की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट से था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो व्यवस्था की गई थी उसके बावजूद भी कंपनी शासन में बहुत सारी खामियां थी और इसको दूर करने की कोशिश 1781 ईस्वी के अधिनियम द्वारा किया गया। फिर भी बहुत हद तक सुधार नहीं हुए। इसको देखकर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, हाँ ध्यान देने योग्य बात है कि शुरुआत भारत में शासन की जो हुई थी वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हुई थी, लेकिन ब्रिटिश संसद ने महसूस किया कि भारत में जो कंपनी का शासन है उस पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया जाए, उसे स्वेच्छाचारी न होने दिया जाए। इसी के उद्देश्य से अब जो एक्ट आ रहा है उसमें कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, यानी कंपनी को अनियंत्रित न होने दिया जाए, इसका प्रयास किया जा रहा है। और उन दिनों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पीट थे। हालांकि 1784 ईस्वी के पीट के इंडिया एक्ट के आने से पूर्व में 1783 ईस्वी में इंडाज और फॉक्स ये विधेयक पारित हुए, परंतु यह अधिनियम का रूप नहीं बन पाया, अर्थात यह विधेयक जो सदन के पटल पर लाया गया उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्वीकृति नहीं प्रदान किया और यह अधिनियम बनकर भारत नहीं आ पाया। 1784 ईस्वी में पीट का इंडिया एक्ट आता है। अगर यह जाना गया कि यह एक्ट का मूल उद्देश्य क्या था, तो मूल उद्देश्य था कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना ब्रिटिश संसद का। अर्थात ब्रिटिश संसद का यह प्रयास था कि कंपनी को हम भारत में जो शासन हो रहा है, चल रहा है, उसको अपनी अनुसार देखें। इसके लिए उसने इस अधिनियम में जो विशेष रूप से व्यवस्था की, जिस पर विशेष फोकस किया गया, तो उसके बिंदु पर हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले इसके द्वारा यानी पिट्स के इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की गई। हमने पहले ही जिक्र किया है कि कंट्रोल करने की व्यवस्था की जा रही है, तो एक नियंत्रण बोर्ड का, या एक कह सकते हैं दूसरे शब्दों में नियंत्रक मंडल, यानी नियंत्रण बोर्ड या नियंत्रक मंडल का गठन किया जाता है। इस सदस्य मतलब यह जो मंडल गठित किया गया इसमें 6 सदस्य थे। 6 सदस्यों में से एक ब्रिटिश सरकार का कोई अर्ध मंत्री, अर्थात कि वह केंद्रीय मंत्री का हिस्सा नहीं था, नहीं होगा, कोई एक उससे कम दर्जे का मंत्री होगा, अर्ध मंत्री, उसको इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। फिर विदेश सचिव होंगे और 4 वैसे सदस्य जो प्रीवी काउंसिल के मेंबर रह चुके हों, उनको ब्रिटिश सम्राट द्वारा मनोनीत किया जाना था। फिर से एक बार नजर डालेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्यी है और 6 सदस्यी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष है वह ब्रिटिश मंत्रालय का, यानी ब्रिटेन के सरकार का एक अर्ध मंत्री है। फिर विदेश सचिव है, यानी 2 सदस्य तो हो गए मंत्री और सचिव से, और इनको अध्यक्षता मिली है। और जो 4 होंगे वह ब्रिटिश सम्राट के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। परंतु ये 4 आएंगे किधर से? ये 4 को लिया जाएगा प्रीवी काउंसिल। यह वही प्रीवी काउंसिल है जिसके संदर्भ में हमने रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान जाना था कि अगर भारत में जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था उसके निर्णय के विरुद्ध अगर कोई अपील दर्ज करनी होती तो प्रीवी काउंसिल में आपको करना था, और वह लंदन में स्थित था। तो 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। अब आइए, इसमें के बाद गवर्नर जनरल, पीछे हम लोगों ने देखा था कि गवर्नर जनरल में के परिषदों का जो परिषद था उसमें गवर्नर जनरल के अलावे 4 सदस्य थे, उसके संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण बात थी, ध्यान में रखना था कि 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। इस परिषद को युद्ध, संधि, राजस्व, सैन्य शक्ति, देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई थी। यानी गवर्नर जनरल के परिषद को ये रह गया इसका कि आप ऐसा कर सकते हैं। फिर देखिए, कंपनी के भारतीय प्रदेशों को
ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश, यानी ध्यान में रखना है पहली बार एक शब्द इस्तेमाल किया गया जिसे कंपनी ने अब तक जीत चुका था, अपने अधीन कर लिया था जिस क्षेत्र को भारत का, उसका नामकरण दिया गया ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। यदि हमसे पूछा जाए कि वह कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत पहली बार भारत में कंपनी का जो क्षेत्र था, अधीनस्थ क्षेत्र था, उसका नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया, तो वह एक्ट था पीट का इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था। प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या भी, जैसे इसमें गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, प्रांतीय गवर्नर परिषद जो थे उसमें भी जो सदस्यों की संख्या थी वह 4 से घटाकर 3 कर दी गई, जिसमें से एक सदस्य निश्चित रूप से सेनापति को होना था। जो सेनापति होंगे प्रांत के वह इसके सदस्य होंगे। चलिए दूसरा, यानी इसके में जो अन्य जो प्रावधान किए गए थे पिट्स के इंडिया एक्ट में, उसके तहत प्रांतीय शासन को केंद्रीय आदेशों का अनुपालन आवश्यक कर दिया गया। यानी जो ब्रिटिश प्रांतीय शासन थे उसको, ब्रिटिश ने बल्कि कंपनी का प्रांतीय शासन था, उसको केंद्रीय शासन का अनुपालन करना है, इसे अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद देखिए गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने की शक्ति दे दी गई। स्वाभाविक है कि अगर ऐसा लगेगा उसको गवर्नर जनरल को कि केंद्रीय आदेशों का अनुपालन प्रांत की सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है, उस परिस्थिति में अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर, अवज्ञा का आरोप लगाकर सरकार को बर्खास्त करने की शक्ति गवर्नर जनरल को दे दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, किसी भी प्रकार का उपहार लेना उसको घूस ही समझा जाया गया, यानी उसको किसी उपहार, पेशगी या किसी भी प्रकार के जो आप उत्कोच कह सकते हैं, इसको लेना मना कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारी उपहार नहीं ले सकते थे, इस एक्ट में यह व्यवस्था की गई। अर्थात किसी तरीके के अवसर पर कर्मचारी को अगर किसी भी प्रकार की अगर उपहार को दी जाने की कोशिश की जाए तो उसे एक भ्रष्टाचार का हिस्सा माना जाने लगा। भारत में नियुक्त अंग्रेजी अधिकारियों पर, अंग्रेजी जो अधिकारी हैं उन पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना किया गया। देखिए 1784 ईस्वी का जब पीट का इंडिया एक्ट आया था तो उस समय भारत का, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत में बंगाल जो प्रेसिडेंसी, जो उन दिनों तीनों प्रेसिडेंसी का प्रमुख था, उसके गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ही थे। और जैसा कि हम लोग जानते ही होंगे कि जब यहाँ से उनका कार्यकाल पूरा हुआ और यहाँ से जब वो लौटे, लंदन पहुँचे, तो उनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। 1786 ईस्वी में महाभियोग लाया गया था। लेकिन यहाँ आपने देखा कि अंग्रेज अधिकारी के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना पीट के इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया। गवर्नर जनरल को देसी राजाओं से, भारत में कई संघर्ष शुरू हो चुके थे कंपनी का, चाहे वह मैसूर का विषय हो या अन्य बाद में चल करके मराठा से युद्ध हो, यानी कई देसी नरेश थे, उनके साथ कंपनी का संघर्ष आरंभ हो चुका था। इस परिस्थिति में इस एक्ट ने जो व्यवस्था किया उसके तहत गवर्नर जनरल को देसी राजाओं से युद्ध और संधि के पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से, अब देखिए यहाँ पर पीछे हम लोगों ने देखा था कि वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी BC और BD, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दो से ये शासन चलना, यानी दग्ध शासन व्यवस्था शुरू हो चुकी थी 1784 ईस्वी के पीट इंडिया एक्ट से। अब इसमें देखिए था गवर्नर जनरल को कहा गया कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी स्वीकृति लेना आवश्यक है, यानी उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से आपको स्वीकृति मिलने के बाद ही आप किसी दूसरे भारत के जो देसी राजा हैं उनके ऊपर आप आक्रमण कर सकते हैं या उनसे संधि कर सकते हैं। अगर उनका व्यापारिक हित को खतरा है, ऐसा लगेगा कि अगर ये युद्ध करने से कंपनी को व्यापारिक नुकसान हो रहा है, तो हो सकता है कि उसके जो डायरेक्टर्स थे मना करते, या संधि करने से भी अगर नुकसान है तो उनको मना किया जाएगा। इस तरीके से डायरेक्टर्स की स्वीकृति लेना गवर्नर जनरल को अनिवार्य कर दिया गया पीट के इंडिया एक्ट के द्वारा। उसके बाद देखिए राजनीतिक और सामरिक मामले, है ना, 3 डायरेक्टरों की एक, देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है,
3 डायरेक्टरों की एक गुप्त समिति गठित की गई और इसको कहा गया कि जो महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामरिक युद्ध से जुड़े मामले होंगे उन पर नजर रखेगी। अब ये गुप्त समिति थी, है ना। इस प्रकार पीट के इंडिया एक्ट ने भारत में एक द्वैध शासन की शुरुआत किया। द्वैध शासन मतलब डायरेक्टर्स जो कंपनी के हैं उनका, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, दोनों का जो है सो शुरुआत हुआ, शासन की शुरुआत की गई। और इस तरीके से जो यह द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुआ, जिसे हम डायरची कहते हैं, है ना, यानी एक कंपनी के द्वारा और एक संसदीय बोर्ड द्वारा। यानी संसदीय बोर्ड, देखिए कंपनी तो समझ ही गए कंपनी के द्वारा, और संसदीय बोर्ड कहाँ से, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो एक बोर्ड गठित किया इसका। और इस प्रकार से जो व्यवस्था शुरू की गई द्वैध शासन की, वह 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 का अधिनियम आया था तब तक, यानी 1784 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक यह कमोबेश परिवर्तन के बाद वही व्यवस्था बनी रही जो पीट के इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा बम्बई तथा मद्रास की परिषदों का गठन बंगाल के तर्ज पर किया गया। यानी पीट के इंडिया एक्ट में यह भी किया गया कि जिस प्रकार से बंगाल में परिषद का गठन किया गया है, उसी प्रकार से बम्बई और मद्रास में भी परिषदों का गठन किया जाए। गौरतलब हो, इस एक्ट के बाद 1786 ईस्वी में एक अधिनियम आता है। इस उससे पूर्व स्थिति ऐसी है कि 1784 ईस्वी यानी 1750 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स वापस चले जाते हैं और वारेन हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस को भारत भेजे जाने की कोशिश, मतलब वहाँ प्रयास किए जाने लगते हैं। लेकिन कॉर्नवालिस की कुछ शर्तें थी, तो ब्रिटिश संसद ने कॉर्नवालिस को मनाने के लिए, यानी गवर्नर जनरल का पद कॉर्नवालिस स्वीकार करे, इसके लिए कहा जा रहा है कि 1786 ईस्वी का अधिनियम लाया। इस दौरान जब तक मान मनौती यानी मनाने का समय जो बीत रहा था, तब तक एक कह सकते हैं कि तब तक अस्थायी तौर पर एक कम अवधि के लिए स्थानापन्न यानी प्रभारी कह सकते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल थे जॉन मैकफरसन। तो जॉन मैकफरसन जो उन दिनों बंगाल के गवर्नर जनरल बने महज 1 साल के लिए, और इनका जो काल की जो कहा जाएगा, ये काल जो इनका रहा वह बस एक कारण से रहा, वह कॉर्नवालिस को मनाने में जो वक्त लगा इसके कारण रहा। कॉर्नवालिस की शर्त आखिर क्या थी? तो कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के साथ सेनापति का पद भी चाहता था, यानी चाहता था कि सेनापति की शक्ति मेरे ही हाथों में आ जाए, है ना। यानी देखिए यहाँ पर लिखा है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की गई। यह था कि वह अब ऐसा क्यों रहा होगा, तो इससे पीछे थोड़ा सा ऐसा कहा जा सकता है कि एक शायद उसकी जो अपने ही घटना घटित हुई थी, इससे उसने जो आत्ममंथन किया होगा, आत्मचिंतन किया होगा इससे। और वो घटना कौन थी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय में जब अमेरिका अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, तो उन दिनों कंपनी शासन का गवर्नर, यानी अमेरिका में उस समय ब्रिटिश कंपनी का जो गवर्नर था वह कॉर्नवालिस ही था। तो स्वाभाविक है वहाँ जो उसे हार मिली, इसको देख करके जब वह भारत आने से पहले ही शर्त रख दिया था कि हम सेनापति की शक्ति हमारे पास ही होगी, और उसको मनाने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1786 ईस्वी का विशेष अधिनियम लाया। कहा जाता है कि यह अधिनियम जो था विशेष इसलिए नाम पड़ा क्योंकि कॉर्नवालिस के लिए ये लाया गया। ठीक है। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद की, देखिए परिषद के निर्णयों को रद्द करने, ये परिषद के निर्णय को, यानी जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसको रद्द करने की शक्ति प्रदान कर दी गई कॉर्नवालिस को, यानी गवर्नर जनरल को, और अपना निर्णय लागू करने की भी शक्ति इनको मिल गया, है ना। जैसा हमने जिक्र किया, यह अधिनियम कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मनाने के उद्देश्य से लाया गया था। इसके बाद 1786 ईस्वी के बाद 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की समीक्षा के लिए 20 वर्ष बाद 1793 ईस्वी, यानी इस दौर बीच में तो कई मतलब कई नहीं, 1786, 1781, 1784, 1786 का आया, 73, 81, 84, 86 में अधिनियम आए। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रावधान किए गए थे कि 20 वर्षों में समीक्षा होगी,
उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट आता है, इसके साथ हम उपस्थित होंगे।